डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका भामू। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चक्र, जिसे हम सेल साइकिल भी कहते हैं। कोशिका चक्र किसी भी जंतु की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। कोशिका चक्र के अंतर्गत हम कोशिका विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा कोशिका विभाजन के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाले कुछ चेक पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका कि ये प्रॉपर कोशिका चक्र हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेल साइकिल को के बीच में जगह जगह पे कुछ पॉइंट्स लगे होते हैं जिन्हें कि सेल साइकिल चेक पॉइंट्स कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, वो रेगुलेटर्स इस सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे भी कहीं मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सही किया जाता है। तो हम इन सब के बारे में अपने इन वीडियोस में पढ़ेंगे। सेल साइकिल जिसके अंतर्गत कोशिका विभाजन के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोशिका विभाजन किसी भी जंतु या पादप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीव जो है अपने आकार में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगर कहीं कोई टूट फूट हो जाती है या कहीं कोई क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति सेल डिवीज़न या सेल साइकिल के द्वारा किया जाता है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जंतु, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनकी बेसिक यूनिट कोशिका होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट मान लो चाहे फंक्शनल यूनिट मान लो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है एक कोशिका होती है। सेल्स गो थ्रू अ साइकिल ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिवीजन कॉल्ड सेल साइकिल। सेल्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिवीज़न का जो चक्र है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ये निरंतर होता रहता है। इस सेल साइकिल की दो अवस्थाएं होती हैं, टू मेन फेजेस होते हैं। एक इंटरफेज होती है, अंतरावस्था होती है, और दूसरी माइटोटिक फेज होती है, जैसे कि एम फेज भी कहते हैं। इंटरफेज इज़ द पीरियड ऑफ ए सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरफेज एक विश्राम अवस्था होती है, हालांकि इसमें कोशिका विश्राम नहीं कर रही होती है बल्कि काफ़ी सक्रिय होती है। इसके अंतर्गत कोशिका अपने आकार में बढ़ती है, ग्रोथ होती है, उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवस्था होती है। इस सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन इंटरफेज। काफ़ी लगभग 95 to 96% जो पार्ट है, जो टाइम है, वो अपना इंटरफेज या विश्राम अवस्था में ही व्यतीत करती है कोशिका। बाकी का जो 3-4% जो टाइम है वो माइटोटिक फेज़ के लिए होता है। इंटरफेज़ या विश्राम अवस्था स्वयं 3 स्टेजेस में इसको विभाजित किया जा सकता है: G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़, इसके अंतर्गत कोशिका में काफ़ी तेज़ी से विकास होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, एंड कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनल्स टेक्स प्लेस। और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनकी भी जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसका निर्माण होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है, या अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी कॉपी होती है। और सेल्स जो है वो अपने आकार में वृद्धि करती है। एस फेज़, जिसे हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं, इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है और डीएनए की संख्या में भी वृद्धि होती है। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो मेनली इंटरफेज़ की एस फेज़ के अंतर्गत होता है। G2 फेज़, ऑल प्रिपरेशंस फॉर सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस। क्योंकि इसके आगे माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ आनी है, तो सेल डिवीज़न से पहले की पूरी तैयारी इंटरफेज़ के अंतर्गत की जाती है। जो भी आरएनए है, जो भी आवश्यक प्रोटीन्स हैं, जो भी रेगुलेटर्स हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे, उन सब की संख्या में वृद्धि की जाती है। एक तरीके से कोशिका विभाजन की जो पूर्व की तैयारी है वो इंटरफेज़ के अंतर्गत की जाती है। इसमें जो G1 फेज़ है, ये सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, जिसमें सेल में रैपिड ग्रोथ होती है। मोस्ट सेल्स कंटिन्यू द सेल साइकिल। इसमें ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल साइकिल में चलती रहती हैं, लगातार सेल साइकिल उनमें होती रहती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें सेल साइकिल्स बीच में स्टॉप कर दी जाती है, तो वो स्टॉप जनरली G1 स्टेज में होती है। जैसे कि नर्व सेल्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, परिपक्व तंत्रिका कोशिकाएं, ब्रेन की जो परिपक्व तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो G1 स्टेज में ही रह जाती हैं और आगे डिवाइड नहीं होती हैं।
तो ऐसी कुछ कोशिकाएं जीवन स्टेज में ही हर टाइम हॉल्ट रहती है और सेल साइकिल को प्रोसीड नहीं करती हैं, आगे डिवीज़न नहीं दिखाती है। मोस्टली सेल साइकिल्स जीवन स्टेज पे जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट पे देखा जाता है कि कोई सारी प्रिपरेशंस पूरी हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो सेल साइकिल की अगली फेज़ यानी एस फेज़ में एंटर कर जाती हैं। एस फेज़, जिसको हमने अभी कहा था कि सिंथेसिस फेज़ होती है, इस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। बिकॉज प्रत्येक नई कोशिका जो है उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी की आवश्यकता होती है, तो उस एक्स्ट्रा कॉपी का निर्माण एस फेज़ के अंतर्गत होता है। G2 फेज़, ये भी ग्रोथ की ही फेज़ है, ग्रोथ की फेज़ है, जिसमें माइटोसिस से रिलेटेड सारी फाइनल प्रिपरेशन हो जाती है। आरएनए और जो प्रोटीन है वो इसमें बन जाता है, जो ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग हैं, वो पूरे कॉपी हो जाते हैं। कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनके पास में अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो अपने खुद की कॉपी खुद बना सकते हैं। बाकी की जो कोशिकांग है उनके पास में खुद का डीएनए नहीं होता, लेकिन उनकी भी कॉपी इस अवस्था के दौरान बना दी जाती है। अगली फेज़ है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ को भी हम दो स्टेजेस में बांट सकते हैं। स्टेज 1, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, उसका डिवीज़न होता है। स्टेज 2, इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसका डिवीज़न होता है। मतलब पहली स्टेज में कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक का विभाजन होगा, और दूसरी फेज़ में जो कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उसका विभाजन होगा। Most of the cells in the human body can complete the cell cycle in about 24 hours. Human body की मोस्टली सेल्स 24 घंटे में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। माइटोटिक फेजेस स्वयं 4 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फेज़ है प्रोफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। जो केंद्रिका है, केंद्रिका जो है वो विलुप्त हो जाती है, और केंद्रक का जो आवरण है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। दोनों दिशाओं में स्पिंडल फॉर्म्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, उनका निर्माण हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं, और जो डीएनए है वो कंडेंस्ड होकर के और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। जो पतला धागेनुमा डीएनए है वो थोड़ा मोटा होकर के, तो कंडेंस्ड होकर के और मोटे गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी अवस्थाएं प्रोफेज के अंतर्गत आती हैं। केंद्रिका विलुप्त हो जाती है धीरे धीरे। केंद्रक का जो आवरण है, केंद्रक झिल्ली है, वो भी विलुप्त होने लगती है। तरकु तंतु बनने लगते हैं दोनों दिशाओं में, और डीएनए जो है वो मोटा होकर के, कंडेंस्ड होकर के और क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का निर्माण करता है। अगली अवस्था है मेटाफेज, जिसे मध्यावस्था भी कहते हैं। यह माइटोसिस की शॉर्टेस्ट फेज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। The chromosomes line up along the middle of the cell. Each new cell will receive one copy of each chromosome. इसको मध्यावस्था कहते हैं। इसमें तरकु तंतु जो है वो पूरा तरकु उपकरण पूरा बन जाता है, जो स्पिंडल अपैरेटस है उसका कम्प्लीटली फॉर्मेशन हो जाता है, और जो संगठित हुए जो क्रोमोसोम्स हैं, मोटे मोटे जो गुणसूत्र हैं, वो कोशिका के मध्य में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए इसे मध्यावस्था कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये 2 दिशाओं में बटेंगे। आधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, आधा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से मध्यावस्था में, शुरुआत में ये कहाँ सेटल होते हैं, मिडिल में आकर के सेटल होते हैं। इस अवस्था को मध्यावस्था या मेटाफेज कहते हैं। अगली अवस्था है एनाफेज। एनाफेज के अंदर गुणसूत्र के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, गुणसूत्र जैसे कि आप देखते हैं एक्स शेप में होता है, तो उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कौन से फेज़ में? एनाफेज में। एंड आर पुल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और विपरीत दिशा में खींचे जाते हैं। आपस में बीच से सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं और विपरीत दिशाओं में खींचे जाते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। एनाफेज एंड्स व्हेन द 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। दोनों जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के दोनों सेट हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट एंड में पहुंच जाते हैं एनाफेज के अंत तक, एनाफेज के एंड में। टेलोफेज, द स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे, जो टेलोफेज है उसमें स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट आइदर एंड ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे वापस आने लगती है क्योंकि जो दोनों क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। तो अब उनको कवर करने के लिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनने लगती है। 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई फॉर्म, और इस प्रकार से 2 बिल्कुल एक जैसे न्यूक्लियाई का निर्माण होता है टीलोफेज के अंदर। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इन एन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट्स और स्क्वीजेज टुगेदर अराउंड द मिडल ऑफ द सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन बिल्कुल विपरीत दिशाओं में होता है, विपरीत तरीके से होता है। एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर खींची जाती है, बाहर से अंदर की ओर उस पर दबाव लगता है और धीरे धीरे वो अंदर की ओर खींचती चली जाती है, और जैसे वो मिडिल में वो फरो जो है वो मिलती है वैसे ही 2 कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर मिडिल से एक खांच बनना शुरू होती है जो कि बाहर की ओर आती है, जो कि बाहर की ओर आती है। The furrow gets deeper until the cell membrane comes together and divide the cell। तो ये जो फरो है जो कि बाहर से परिधि से केंद्रक की ओर बन रही है जंतु कोशिका में, ये धीरे धीरे मिडिल तक पहुंचती है, गहरी होती जाती है, और तब तक गहरी होती जाती है जब तक कि बाहर की सारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो केंद्रक में पूरी तरीके से मिल नहीं जाए। जैसे ही ये पूरी खांच पूरी मिल जाती है, 2 कोशिकाएँ विभाजित हो जाती हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। Importance of mitosis या सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन है वो रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए जंतुओं में बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन, वो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज़, उनकी क्षतिपूर्ति भी, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए भी सेल डिवीज़न बेहद आवश्यक प्रक्रिया होती है। हम अपने अगले वीडियो में सेल साइकिल चेक पॉइंट्स और उनके रेगुलेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।